नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मयूर विहार फेज 2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों के व्यवहार और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां किसी भी प्रकार की कमी हो उसे तत्काल दूर किया जाए ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जनता से सीधा संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता राजधानी के हर नागरिक को समय पर सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों की नियमित निगरानी रखने और मरीजों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए लगातार निरीक्षण करती रहेगी। E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर एक डिजिटल तुलना चर्चा का विषय बन गया और आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली के क्लब में आयोजित E20 विरोधी के दौरान पार्टी के अधिकारी यूट्यूब चैनल पर करीब 7 लाख दर्शकों के साथ जुड़े, जबकि उसी समय प्रधानमंत्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव दर्शकों की संख्या इससे काफी कम दिखाई दी। इस दावे के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे हैं और टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी है। हर पेट्रोल पंप पर E20 और शुद्ध पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। E20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम हो और पेट्रोल का दाम 84 रुपये प्रति लीटर से नीचे रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि E20 नीति पर लोगों की चिंताओं को पर्याप्त जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दर्शक संख्या के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। समर्थक इसे जन भावनाओं का संदेश बता रहे, जबकि आलोचकों का कहना है कि अलग अलग कार्यक्रमों और दर्शकों के व्यवहार की सीधी तुलना उचित नहीं है। E20 को लेकर बहस फिलहाल जारी है। और आज आपकी सहमति चाहता हूं कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका तो इसका लाभ आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए। E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से। मंजूर है ये तीनों डिमांड? तो ये 3 डिमांड आज हम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपने व्यक्तिगत समय से समय निकाला और जनता की बात सुनने के लिए आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वापस जाके आप अपनी कैबिनेट में चर्चा। और आज तो वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को उगाही और आपराधिक साजिश के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूत के अभाव और जांच में गंभीर कमियों का हवाला देते हुए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष नरेश बाल्यान के खिलाफ आरोप तय करने लायक पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका। एडिशनल चीफ और मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने अपने आदेश में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकती है। शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया, ऑडियो फाइलों का मूल स्रोत सामने नहीं आया है और डिजिटल सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी भी साबित नहीं हो सकी है। ऐसे में अभियोजन की कहानी कमजोर पड़ गई है। यह मामला गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू से जुड़े कथित रंगदारी प्रकरण का हिस्सा है।
और अदालत ने कहा है कि कपिल सागवान अभी फरार है और उनके खिलाफ कार्रवाई संबंधी अदालत में जारी रहेगी। और गौरतलब है कि नरेश बालियान को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाद में उन्हें जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस एसटीएफ ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। एसटीएफ के अनुसार पूर्वी वर्धमान से गिरफ्तार आरोपी हमीम मंडल कथित तौर पर पाकिस्तान संगठित स्थित हैंडलर के संपर्क में था। मामले में उसकी कथित सहयोगी अपीरता सरकार को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा के मुताबिक जांच में सामने आया है कि आरोपी एन्क्रिप्टेड मैसेज ऐप के जरिए संपर्क में रहता था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर हिंसा फैलाने की योजना बनाई। जांच एजेंसियां इसी कथित साजिश, संभावित नेटवर्क और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसटीएफ ने यह भी दावा किया है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार संचालित नेटवर्क के संपर्क में था। हालांकि पुलिस की ओर से की गई बातें जांच के दौरान सामने आए शुरुआती दावों पर आधारित है और मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। अदालत में आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है। तो वहीं मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र के मंदवाड़ा रोड पर कुछ युवकों द्वारा हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 8 से 10 युवक हाथों में लाठी डंडे लिए दिखाई दे रहे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी, जिसके बाद मामला बढ़ गया। वायरल ऑडियो में कुछ लोग एक दूसरे के सामने आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और घटना की पूरी परिस्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पुलिस मामले की जानकारी जुटाने और वायरल वीडियो की जांच में लगी हुई है। जांच के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि घटना से जुड़े अपुष्ट या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा ना करें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। तो वहीं गौर सिटी की 7th एवेन्यू सोसाइटी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर ने एक फ्लैट का ताला तोड़कर नकदी, लैपटॉप और सोने का जेवर लेकर फरार हो गया और घटना के बाद हाई राइज सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार पिछले 12 दिनों से घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने सूने फ्लैट को निशाना बनाया। जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा मिला और नकदी, लैपटॉप और आभूषण गायब थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत बिसरख थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। लगातार हाई राइज सोसाइटियों में सामने आ रही चोरी की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बुलंदशहर में 11 वर्षीय छात्र चारू की दर्दनाक मौत के मामले में अभी भी बड़ी कार्रवाई न होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। चारू 28 जुलाई को कथित तौर पर फिसलने के बाद खुले नाले में गिर गई थी। काफी तलाश के बाद उसका शव लगभग 4 दिन बाद नदी से बरामद हुआ था। घटना के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर और खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच मीडिया के सवालों पर नगर पालिका चेयरपर्सन दीपिका मित्तल ने मामले की जांच के लिए समिति गठन किए जाने की बात भी कही है। हालांकि उन्होंने घटना की जिम्मेदारी को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि नाले की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो यह हादसा टल सकता था। वहीं परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना ने एक बार फिर से शहरी क्षेत्र में खुले नालों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष सड़क पर ही भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में
कई लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भी भीड़ मौके पर जमा हो गई और कुछ लोगों ने बीच बचाव का मामला शांत करवाया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और शाहपुर थाना पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामले से जुड़ी किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा ना करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सरदार पटेल सेवा संस्थान ने रविवार को मोहन नगर स्थित संस्थान परिसर एवं पटेल उद्यान में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया है। इस अभियान में नगर निगम गाजियाबाद ने भी सक्रिय सहयोग किया। संस्थान के पदाधिकारी और सदस्यों ने जामुन, अर्जुन और गुलमोहर और गुड़हल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। संस्थान के अध्यक्ष आरपी चौधरी ने कहा है कि एक पौधा केवल पेड़ नहीं बल्कि स्वच्छ हवा, बेहतर पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य की नींव है। उन्होंने नागरिकों से मानसून में अधिक से अधिक पौधा लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है। कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद वर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संतुलन पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है और वृक्षारोपण इसका सबसे प्रभावी समाधान है। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर उपाध्यक्ष संतोष उमराव ने लोगों से धरती और प्रकृति से दोस्ती कराने का संदेश दिया है। वहीं नगर निगम के हेड माली चंद्रपाल ने बताया है कि नगर निगम इस वर्ष 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा कर चुका है। कार्यक्रम में संस्था के कई पदाधिकारी और समाजसेवी भी मौजूद रहे और सभी ने पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। मैं संतोष उमराव, उपाध्यक्ष सरदार पटेल सेवा संस्थान गाजियाबाद। आज अगस्त का पहला रविवार यानी फ्रेंडशिप डे, दोस्ती का दिन, और धरती हमारी माँ है, धरती के साथ दोस्ती रखना सबसे बड़ी उपयोगिता है। धरा का आभूषण पहनाने के लिए हमने पेड़ लगाने का प्रण किया है। आज पटेल सेवा संस्थान के तत्वाधान में सभी पदाधिकारीगण वर्कर आकर यहाँ पे सैकड़ों पेड़ लगाए हमने और उम्मीद करते हैं कि पूरे साल उनकी सेवा करके धरती को हरा भरा बनाएंगे। रमापत चौधरी, अध्यक्ष सरदार पटेल सेवा संस्थान गाजियाबाद बोल रहा हूँ। ये संस्थान 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और जगह राम कुमार वर्मा जी तत्कालीन PWD मिनिस्टर के अनुकंपा से मिला था और तब से आज तक कि ये हम लोग इस जगह को समाज उत्थान के लिए लगे हुए हैं और आज जो है यहाँ पर वृक्षारोपण कर करके हम लोग पर्यावरण सुरक्षा के हेतु काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे और सदस्य जो नहीं आ सके वो अपने एरिया में जहाँ भी रहे हैं ज़्यादा पौधा लगा करके पर्यावरण का संरक्षण करें। और ये जगह हमारे पास लगभग 2000 गज में है और इसका सदुपयोग हम चाहते हैं समाज हर तरह से करे, जो भी समाज के हित के लिए हो वो है। और यहाँ भी अपना पर्सनल कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं। जगदीश प्रसाद वर्मा, सरदार पटेल सेवा संस्थान में आजकल जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा हूँ। मैं भी इससे शुरू से ही 1992 से ही जुड़ा हुआ हूँ और ये सेवा संस्थान प्रतिवर्ष जो है सरदार पटेल जी की जयंती मनाता रहा है और आज जो है हम लोग पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम में यहाँ पर आयोजन किया गया। 1980 में रियो दी जेनेरियो में एक धरती सम्मेलन हुआ था। उस समय से ही सारी दुनिया भारत के इस अभियान को, भारत में जो हम पर्यावरण के साथ प्रेम करते हैं उसके लिए इसकी बड़ी सराहना उस समय भी की गई थी। आज हमें सबको महसूस होने लगा कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा का, इन सब का क्या, पर्यावरण का जो असंतुलन हो गया है पूरी दुनिया में। धरती गर्म होती जा रही है, पानी कहीं अतिवृष्टि हो जाती, कहीं सूखा पड़ता है।
इसके लिए पेड़ लगाने ज़रूरी हैं। सरकार की भी व्यवस्था है कि लग रहे हैं सब, माँ के नाम एक पेड़। अपने जन्मदिन पर हम सबसे करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जनता अपने जन्मदिन पर किसी उत्सव पे एक पेड़ ज़रूर लगाए। तो वहीं नोएडा में एक मासूम की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्टर 122 में 4 वर्षीय फिरोज आलम की मौत के मामले में थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामले में उद्यान विभाग और जल विभाग की जिम्मेदारी की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि कहीं सुरक्षा मानकों में कोई चूक या लापरवाही तो नहीं हुई है जिसके कारण यह हादसा हुआ है। लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसों के बाद शहर में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे। स्थानीय लोगों और परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाते तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच करेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं थाना भवन में युवाओं को नशे की लत से बचाने और के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रविवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष बैठक आयोजित की है। कस्बे में जिला मठ मंदिर प्रमुख संजय कश्यप के आवास पर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए संजय कश्यप ने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य के साथ साथ परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को नशे के दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना होगा और सकारात्मक दिशा देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में गांव-गांव और मोहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चलाने, अधिक से अधिक युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। साथ ही संगठन की आगामी गतिविधियों और अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पूरे जोर पर है। भारत मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और कुछ स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में भी मध्य से तेज बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिहार के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अगले कुछ दिन तक भारी वर्षा का अभी दौर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। उधर असम और ओडिशा में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लाखों लोग प्रभावित हैं। कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भी लगातार बारिश के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन से की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।